हेलो बच्चों, ऑनलाइन स्टडी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं। क्लास 10th के लिए चैप्टर फर्स्ट चल रहा है। तो चैप्टर फर्स्ट में पिछले क्लासेज में मैंने आपको अपवर्तनांक के बारे में बताया था कि अपवर्तनांक दो तरीके के होते हैं। पहला होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक और दूसरा क्या होता है, सापेक्ष अपवर्तनांक। ये दोनों चीजें क्लियर की गई थी। आज अपवर्तनांक से जुड़ा हुआ कुछ इंपॉर्टेंट चीज, महत्वपूर्ण तथ्य है। वो क्या है कि अगर प्रकाश किरण दोनों माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर अभिलंबवत पड़ती है, इसका मतलब क्या हुआ। देखिए, लेट अस सपोज दैट अगर मेरे पास देखिए कांच की प्लेट है, ग्लास की प्लेट है और इधर वायु है। यहाँ दो माध्यम हो गए। पहला माध्यम क्या है बच्चों, वायु है, और दूसरा माध्यम क्या है, कांच है। तो दो माध्यम यहाँ हो गए। अब होता क्या है कि प्रकाश की किरण अगर दोनों माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर, यहाँ पर दोनों माध्यम जुड़े हुए हैं, सीमा पृष्ठ पर अगर ये लंबवत पड़ती है, लंबवत का मतलब क्या, 90 डिग्री एंगल पर पड़ती है, तो क्या होगी, ये प्रकाश किरण बिना विचलित हुए, बिना डिफ्लेक्ट हुए सीधे निकल जाए। ये इधर उधर मुड़ेगी नहीं, बल्कि ये सीधे अपने पाथ पर चली जाएगी। तो देखिए, अब इसको हम थोड़ा सा लिख लेते हैं। यदि प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते समय दोनों माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर लंबवत गिरती है, देखिए लंबवत परपेंडिकुलर, तो प्रकाश किरण बिना विचलित हुए, देखिए अपने रास्ते से भटक नहीं, बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है, जैसा कि आपको फिगर में शो हो रहा है। तो अब आगे क्या करेंगे बच्चों, स्नेल्स लॉ लगाएंगे। स्नेल्स लॉ आप स्टडी कर चुके हैं, बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया गया है। स्नेल्स लॉ क्या होता है, n इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, वेर n क्या होता है, n जो है पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है। अगर यहाँ पर मेरे पास पहला माध्यम वायु है और दूसरा क्या है, कांच है, तो n जो होगा बच्चों वो क्या होगा, n होगा वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, जिसको कि हम लोग ये ng भी लिख सकते हैं, ये ng के रूप में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब देखिए यहां से इंपॉर्टेंट चीज क्या निकल करके आ रही है। मैंने स्नेल्स लॉ लगा दिया, n इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। तो यहां से साइन आई इज इक्वल टू क्या होगा, n इंटू साइन आर, इसका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। अब लंबवत आपतन के लिए अगर प्रकाश किरण देखिए परपेंडिकुलरली इंसिडेंट हो रही है, तो होगा क्या बच्चों, होगा ये, देखिए इसको समझने की कोशिश करिए। अगर मैं इसको नॉर्मल मान लेता, इसको अभिलंब मान लेता, और अगर प्रकाश किरण देखिए ये इंसिडेंट अगर इस तरीके से होती है, देखिए अगर ऐसा होता तब तो मेरे पास कोई इंसिडेंट एंगल होता। अगर ये नॉर्मल हो जाता और प्रकाश जो है इस तरीके से आपतित होती, यहाँ सीमा पृष्ठ पर, यहाँ पर इंसिडेंट होती, तो यहाँ पर कोई एंगल बनता। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा। यहाँ पर क्या हो रहा है, इस केस में जो प्रकाश किरण है वो एकदम सीधे जा रही है, दोनों माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर परपेंडिकुलर रूप में देखी गिर रही, ये नहीं है। तो ये नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, ये नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, ये 90 डिग्री पर इंसिडेंट हो रही है। तो अगर 90 डिग्री पर इंसिडेंट होगी, इसका मतलब क्या हो गया कि I इज इक्वल टू 0। यहाँ अगर ऐसा वाला केस नहीं बन रहा है तो यहाँ पर I क्या है, 0 है। कोई नॉर्मल है ही नहीं मेरे पास, नॉर्मल के साथ इंसिडेंट एंगल कोई एंगल बना ही नहीं रहा है, तो I इज इक्वल टू कितना होगा बच्चों, यहाँ पर 0 डिग्री हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आप लोग समझ रहे होंगे, यहाँ पर I है नहीं, तो I इज इक्वल टू क्या होगा, 0 डिग्री होगा। तो अगर I इज इक्वल टू 0 डिग्री यहाँ पर हुआ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए साइन I है, तो I के जगह हमने क्या पुट कर दिया, 0 डिग्री पुट कर दिया, तो साइन 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, आप लोग जानते हैं। तो यहाँ पर कितना बचा, देखिए राइट साइड में n साइन आर, n साइन आर, और साइन आई की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ से देखिए ये 0 हो गई, शून्य। n साइन आर इज इक्वल टू साइन आई की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो गई, 0 हो गई, देखिए 0। तो यहाँ पर क्या किया मैंने, साइन n साइन आर इज इक्वल टू कितना रख दिया, 0 रख दिया। अब देखिए यहाँ एक चीज ये है बच्चों, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n, देखिए एक चीज यहाँ सोचना पड़ेगा, थिंकिंग वाली चीज है, आपको सोचना पड़ेगा इसके बारे में। इस इक्वेशन पर सोचिए, थोड़ा सा थिंकिंग करिए। n साइन आर इज इक्वल टू साइन आई, तो अगर ये लेफ्ट साइड हमारा 0 हो जा रहा है, तो 0 हो जाने का मतलब क्या कि या तो ये 0 है और या तो ये 0 है।
ये लेफ्ट साइड जीरो होने का मतलब कि यहाँ पर या तो ये जीरो है या तो ये जीरो है, तो ये तो जीरो हो नहीं सकता। देखिए यहाँ पर जो यन है, कोई भी माध्यम है तो माध्यम का अपवर्तनांक तो शून्य हो नहीं सकता। अगर मेरे पास कोई मीडियम है, चाहे जल है, चाहे वायु है, चाहे कांच है, चाहे केरोसिन है, चाहे बेंजीन है, कोई मीडियम अगर लेते हैं तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जरूर होगा। तो n इज इक्वल टू नॉट जीरो, ये जीरो हो नहीं सकता। तो अगर n जीरो नहीं हो सकता तो क्या जीरो है? इसका मतलब ये है कि साइन आर यहाँ पर जीरो है। तो अगर n जीरो नहीं है बच्चों, तो इसका मतलब क्या हुआ कि साइन आर में क्या है, ये जीरो है। और अगर साइन आर जीरो है तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर जो आर है बच्चों वो भी क्या है, आर जो है जीरो है। शायद आप समझ रहे होंगे कि अगर साइन आर जीरो आ गया तो इसका मतलब क्या कि आर की वैल्यू जब 0 डिग्री है तभी तो साइन आर जीरो हुआ। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आर भी हमको जीरो मिलेगा। तो इफ यहाँ की बात करें कि इफ अगर I इज इक्वल टू जीरो देन होगा क्या, R इज इक्वल टू जीरो। अगर इस केस में आपतन कोण शून्य है तो अपवर्तन कोण भी शून्य होगा। इसका मतलब यह है कि जो किरण जाएगी वो बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएगी किस एंगल पर। यहां अगर ये जीरो है तो यहां पर ये भी नहीं बनेगा, आर भी कोई एंगल हमको नहीं मिलेगा, ये जीरो होगा। तो ये प्रकाश किरण बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट चीज था इससे जुड़ा हुआ। तो देखिए इससे क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है बोर्ड एग्जाम में कि अगर प्रकाश किरण किसी कांच की प्लेट पर अभिलंबोत आपतित होती है तो अपवर्तन कोण का मान कितना होगा, तो 0 डिग्री होगा, 0 डिग्री होगा, ये इसका जवाब होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे किया जा सकता है। अब नेक्स्ट चीज क्या है, देखिए मैंने इधर क्या किया है, कुछ माध्यम लिए हैं और कुछ माध्यमों के मैंने अपवर्तनांक लिखा है। अपवर्तनांक आप पढ़ रहे हैं तो देखिए इधर मैंने क्या किया है, इधर माध्यम लिखा है, इधर उसका मैंने अपवर्तनांक लिखा है। अब यहाँ पर पहला माध्यम क्या है, वायु, एयर। तो वायु का जो अपवर्तनांक होता है बच्चों क्या होता है, 1.003 होता है, इसको आप लोग याद रखेंगे। सेकंड क्या होता है, बर्फ होता है, आइस। तो आइस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो कितना होता है, इससे थोड़ा सा ज्यादा होता है, वायु से थोड़ा सा एक्सेस होता है, तो 1.31 होता है। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, जल। तो वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो बर्फ से थोड़ा ज्यादा होता है। ऐसा भी पूछा जा सकता है आपसे। देखिए क्वेश्चन कैसे किया जा सकता है, क्वेश्चन आपसे इस तरीके से पूछा जा सकता है। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है क्वेश्चन। अगर देखिए यहाँ पर वायु है, बर्फ है और क्या है, जल है। वायु है, बर्फ है, जल है और एल्कोहल है। देखिए क्वेश्चन किस तरीके से आपसे पुटअप किया जा सकता है, एल्कोहल है। तो आपसे क्या कहा जाए, आपसे क्वेश्चन किया जाएगा कि इनके अपवर्तनांक को आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आप लिखिए। इनके अपवर्तनांक को घटते या बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। तो आपको लिखना पड़ेगा, क्वेश्चन का जवाब देना पड़ेगा। और जवाब आप तब दे पाएंगे जब इसका स्टडी किए रहेंगे, आपको याद रहेगा तभी तो आप इसका जवाब दे पाएंगे क्वेश्चन का। तो कैसे आप जवाब देंगे, देखिए जब ये ऑर्डर आपको, इसकी वैल्यू आपको लर्न रहेगी, याद रहेगी, तो कैसे लिखेंगे। देखिए यहाँ पर देखिए आपका आंसर क्या होगा, देखिए वायु, तो वायु का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम है, ये देखिए हो गया। उसके बाद किसका ज्यादा है, बर्फ का, तो बर्फ का हो गया। फिर उससे ज्यादा किसका है, जल का, तो जल का हो गया। और फिर उससे ज्यादा किसका है, एल्कोहल का। तो इस तरीके से हम अपने क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे सकते हैं, अगर ये चीज मुझे याद है। इसको घटते हुए क्रम में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, पहले मैं एल्कोहल लिख दूंगा, उसके बाद क्या है, जल, उसके बाद क्या होगा, बर्फ होगा, और फिर लास्ट में क्या होगा, वायु होगा। तो ये ऊपर वाला मैंने अपवर्तनांकों के बढ़ते हुए क्रम में लिख दिया और नीचे वाला मैंने क्या लिख दिया, ये तरीका क्या है, ये अपवर्तनांक के घटते हुए क्रम में। ये दोनों चीजें काफी इंपॉर्टेंट है। इस तरीके का क्वेश्चन आपसे किया जा सकता है। आपसे सिंगल, देखिए क्वेश्चन पेपर जो बन रहे हैं अब थोड़ा सा जो है मॉडरेट बन रहे हैं, स्टैंडर्ड बन रहे हैं। तो जब मॉडरेट क्वेश्चन पेपर बनेगा थोड़ा सा, तो इस तरीके का क्वेश्चन इस टॉपिक से आपसे किया जा सकता है। ये सब क्वेश्चन आपसे किए जा सकते हैं।
तो इस तरीके से देखिए, ये जल हो गया, अल्कोहल हो गया, केरोसिन, केरोसिन का मतलब क्या होता है, मिट्टी का तेल। तो मिट्टी के तेल में अगर अपवर्तन हो रहा है तो उसके लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा कितना होगा, 1.44 होगा। फिर लास्ट में देखिए हीरा, हीरा मैंने सबसे लास्ट में लिखा है, डायमंड, डायमंड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है बच्चों होता है 2.42। अब यहाँ देखिए, यहाँ दो चीजें निकल, ऐसा भी क्वेश्चन आपसे किया जा सकता है कि किस माध्यम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होता है, अपवर्तनांक सबसे कम होता है, ऐसा किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर वायु का अपवर्तनांक सबसे कम है, तो वायु का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। और यहाँ देखिए लास्ट में हीरा लिखा हुआ है, तो हीरे का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो दोनों क्वेश्चन के जवाब यहाँ पर लिखे हुए हैं कि वायु का अपवर्तनांक सबसे कम होता है और हीरे का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो मुझे उम्मीद है बच्चों कि आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ होगा और आज की क्लास आपको पसंद आई हो तो आप लोग कमेंट जरूर करें।